स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 9वीं, विषय सामाजिक विज्ञान से इतिहास खंड से अध्याय 6 यूरोप और भारत में आधुनिक संस्कृति का उदय। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों के साथ ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा। तो आधुनिक काल और उससे पहले, तो आधुनिक काल और उससे पहले का समय, तो भारत और यूरोप में क्या क्या हुआ उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो इतिहासकार भी आपकी ही तरह बहस करते हैं कि आधुनिक विश्व की क्या पहचान है। आमतौर पर यह माना जाता है कि औद्योगिक उत्पादन और लोकतांत्रिक राज्य इस युग की क्या है, प्रमुख पहचान। तो जो इतिहासकार हैं वो लोग क्या कहते हैं कि आधुनिक विश्व की क्या पहचान है, आधुनिक जो विश्व है उसका क्या पहचान है। तो अधिकतर लोग यह मानते हैं कि जो औद्योगिक उत्पादन यानी कि उद्योगों द्वारा जो उत्पादन हुआ और लोकतांत्रिक राज्य का जो युग था उसी को क्या बोला गया, आधुनिक विश्व इसको कहा जाने लगा। सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर पर परिवर्तन का वर्णन करना क्या था, ज़्यादा कठिन है। फिर भी कुछ सामान्य बातें जरूरी कही जा सकती है। लेकिन हम जो है सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर पर, सामाजिक और इसके सांस्कृतिक स्तर पर जो है इसका परिवर्तन और वर्णन करना क्या है, बहुत ही कठिन है। लेकिन कुछ बातें हमको जानना है कि लोगों को जात पात कम महत्व दिया जाने लगा, सबकी कानूनी समानता है, साथ ही साथ समाज के विविध वर्गों के बीच बहुत आर्थिक जो असमानताएं थी। तो जब जो है आधुनिक विश्व का जब उदय होता है तो उस समय जात पात यानी ऊंच नीच को जो है बहुत कम महत्व दिया जाने लगा और सबको जो है एक समान अधिकार दिया जाने लगा, यानी कि सभी को कानूनी तौर पर सबको एक समान माना जाने लगा। और साथ ही साथ समाज के विविध वर्गों के बीच जो बहुत आर्थिक असमानताएं थी वो भी कम होने लगी। अब क्या होता है कि सोच विचार के स्तर पर पहले लोग ज़्यादा धर्म भीरू होते थे, किंतु लोग अब विज्ञान और तार्किकता पर क्या करने लगे, विश्वास रखने लगे। जैसे ही आधुनिक जो संस्कृति का उदय होता है तो पहले क्या था कि लोग जो है धर्म भीरू यानी कि अपने अपने धर्म पर जो है अड़े रहते थे। लेकिन जैसे ही लोगों ने विज्ञान और तार्किकता यानी कि विज्ञान और उसकी खोज, उसके शोधों के बारे में विश्वास करना शुरू कर दिया, तो इससे जो है उनके जीवन में बहुत विचार जो है बदलने लगे, उनका जीवन जो है परिवर्तित होने लगता है। मध्यकाल के समाज ने आधुनिक विश्व में कब और कैसे प्रवेश किया, यह अध्ययन का विषय है। तो अध्ययन का विषय क्या है कि जब जो है मध्यकाल चल रहा था तो वो जो समाज है वो आधुनिक काल में प्रवेश कैसे और कब किया, ये जो है पढ़ने वाले हैं हम इस अध्याय में। जिस काल में यह बदलाव शुरू हुआ उसे पूर्व आधुनिक काल अर्थात आधुनिक काल की शुरुआती समय भी कहा जाता है। तो जब जो है मध्यकाल का अंत होता है और आधुनिक काल का शुरुआत हुआ, तो वो बदलाव होने का जब शुरू होता है तो उसको क्या बोला गया, पूर्व आधुनिक काल या आधुनिक काल की शुरुआत इसको कहा जाने लगा। आई होप इतने तक समझ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एशिया और यूरोप महाद्वीप के देशों में 14वीं शताब्दी से अर्थात सन 1300 के बाद व्यापार, शहरीकरण, राजनीति, कला, धर्म, लोगों की सोच आदि में बदलाव आने लगा। तो एशिया हो गया, एशिया महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप। तो इनके जितने भी देश थे उसमें 14वीं शताब्दी के बाद अर्थात 1300 के जो बाद, उसके बाद क्या होता है कि इनके बीच जो है व्यापार में, शहरीकरण में और राजनीति, कला, धर्म, इन सब चीज़ों में जो है लोगों की सोच में बदलाव आने लगता है, लोगों की सोच जो है बदलने लगती है। अब क्या होता है कि ये जो दौर लगभग 1750 तक चला और इसके बाद औद्योगिक क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति के कारण आधुनिक युग की क्या होती है, शुरुआत होती है। तो 1300 से लेकर के सन कितने तक, 1750 तक ये चला और उसके बाद 1750 के बाद जो है औद्योगिक क्रांति और उसके बाद फ्रांसीसी क्रांति के कारण आधुनिक युग की क्या हो जाती है, शुरुआत हो जाती है। और इस समय पूरी तरह से लोगों का जो विचार है, उनका जीवन है परिवर्तित हो जाता है। अतः सन 1300 से 1750 के काल को क्या बोला जाता है, पूर्व आधुनिक काल, और उसके बाद के काल को आधुनिक काल कहते हैं। तो याद रखना है आपको, 1300 से 1750 के काल को हम बोलते हैं पूर्व आधुनिक काल। यहाँ पर देख सकते हैं पूर्व आधुनिक काल है, लेकिन ये क्या है, आधुनिक काल। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अच्छे से समझना है। 1300 से कितने तक, 1750 तक को हम बोलते हैं पूर्व आधुनिक काल और 1750 के बाद को बोला गया आधुनिक काल। तो आपको इसको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत
इराक, ईरान और तुर्की जैसे एशियाई देशों तथा यूरोप के इटली, हॉलैंड, फ्रांस, इंग्लैंड जैसे देशों में 14वीं सदी से लेकर के 18वीं सदी के बीच क्या हुई घटनाएं घटी, जिन्होंने आर्थिक और राजनैतिक क्रांतियों को संभव बनाया। तो सभी जो देश हैं एशियाई देश में, और क्या होता है कि इन सभी देशों में जो है अनेक प्रकार की घटनाएं घटती है, जिसके कारण क्या होता है कि इसके आर्थिक और राजनीतिक जो क्रांतियां हैं वो संभव हो जाती है, और इनमें हमको परिवर्तन जो है देखने को मिल जाता है जब जो है इनके बीच जो है कई प्रकार की घटनाएं होती है। चलिए देखते हैं क्या क्या घटनाएं हुई। बदलाव तो कई हुए, लेकिन यहाँ हम केवल सांस्कृतिक, धार्मिक और वैचारिक बदलाव की बात करेंगे। तो बदलाव तो अनेक प्रकार के हुए, घटनाएं तो अनेक प्रकार की हुई, लेकिन हम इस अध्याय में, इस पाठ में केवल सांस्कृतिक, धार्मिक और वैचारिक बदलावों की ही बात करेंगे। यानी कि उस समय की सांस्कृतिक और उस समय की धार्मिक और वैचारिक जो बातें थी, जो विचार थे, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। 14वीं से 18वीं सदी के बीच 3 तरह की प्रक्रियाएं हुई, जिन्हें हम इन नामों से जानते हैं: रेनेसां या पुनर्जागरण, धर्म सुधार, रिफॉर्मेशन और क्या हुआ, प्रबोधन। तो 3 तरह की यहाँ पर घटनाएं मिलती है कब, 14वीं शताब्दी से लेकर के 18वीं सदी तक। तो क्या क्या हुआ पहले, तो आप सभी लोग जानते हैं कि इनमें जो है 3 घटनाएं प्रमुख रूप से हुई है। तो चलिए इनको हम जो है जानते हैं। इनको बोला गया रेनेसां या पुनर्जागरण, दूसरा हो गया धर्म सुधार या रिफॉर्मेशन, और तीसरा हो गया क्या, एनलाइटनमेंट यानी कि प्रबोधन। अर्थात क्या हुआ कि विज्ञान, लोकतंत्र और प्रगतिशील विचारों का विस्फोट हुआ। तो इस समय क्या हुआ, यानी कि 14वीं और 18वीं सदी के बीच में 3 तरह की घटनाएं घटी, और इनका पूरा अर्थ क्या था, विज्ञान, लोकतंत्र और प्रगतिशील जो विचार थे उनका विस्फोट होना, यानी कि इन विचारों का मानव जीवन में प्रवेश करना। हालांकि ये तीनों यूरोप के इतिहास से जुड़ी घटनाएं हैं। इनसे मिलती जुलती कई बातें भारत, ईरान या तुर्की जैसे एशियाई देशों में भी इस काल में देखी जा सकती है। लेकिन ये जो घटनाएं हैं वो कहाँ की है, यूरोप की है। और इनसे जो जुड़ी अन्य जो बातें हैं वो भी भारत, ईरान और तुर्की जैसे एशियाई देशों में हमको देखने को मिल सकती है। जैसे भारत में भक्ति और सूफी आंदोलन तथा नए कलाबोध का विकास इसी समय प्रारंभ हुआ था। तो 14वीं और 18वीं सदी में जो है भारत में क्या हुआ, भक्ति और जो सूफी आंदोलन है वो इसी समय शुरुआत होता है, और नए नए कलाओं का विकास भी इसी समय प्रारंभ हो जाता है। यही नहीं, यूरोप में हुए इन बदलावों के पीछे एशिया और अफ्रीका के देशों में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान था। तो जो बदलाव यूरोप में हमको देखने को मिला, उसका पूरा जो कारण है वो एशिया और अफ्रीका के देशों में हुए महत्वपूर्ण योगदान था। यानी कि यूरोप में बदलाव का कारण क्या था कि एशिया और जो अफ्रीका में कई देशों में महत्वपूर्ण योगदान यूरोप के बदलाव से रखता है। इस कारण पिछले कुछ दशकों से इतिहासकार इन्हें केवल यूरोप के संदर्भ में नहीं बल्कि वैश्विक संदर्भ में देखने का आग्रह कर रहे हैं। जो इतिहासकार हैं वो क्या बताते हैं कि हमको ये जो बदलाव है वो सिर्फ यूरोप पर ही नहीं देखना है, बल्कि पूरे विश्व पर जो है इसका प्रभाव पड़ा है, और इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। चलिए अब आता है बदलाव के विभिन्न पहलू। सन 1300 से सन 1750 के बीच ऐसी क्या बातें हुई, आइए हम पता करें आधुनिक युग का प्रारंभ कैसे हुआ। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि 1300 से कितना, 1700 के बीच क्या हुआ था, पूर्व आधुनिक काल। 1700 के बाद को क्या बोला गया, आधुनिक काल। तो 1300 से लेकर के 1750 के बीच क्या क्या बातें हुई, क्या क्या बदलाव हुए, लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, देशों पर क्या प्रभाव पड़ा, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले। जो है आपको थोड़ा धीरे से इसको पढ़ाऊँगा, क्योंकि इतिहास पढ़ने में जो है मज़ा तभी आता है जब इसको हम अच्छे से समझते हुए पढ़ें और आराम से आनंदित होकर के पढ़ें। तो चलिए पहले नंबर पर आता है व्यापार और शहरीकरण। तो सबसे पहला बदलाव हमको क्या आता है, व्यापार बढ़ने लगा, शहरीकरण भी बढ़ने लगा। तो उस दौर में यूरोप, उत्तरी अफ्रीका व एशिया के बीच व्यापार में बहुत क्या आ गई, तेज़ी आई। तो उस समय यानी कि 1300, ये जो सन है आपको याद रखना है, 1300 से 1750 के बीच में, आपको बार बार नहीं बताऊंगा, आपको इसको याद रखना है। तो उस दौर में यानी कि 1300 से 1750 के बीच जो है
यूरोप, उत्तरी अफ्रीका और एशिया, इन सभी के बीच जो है व्यापार क्या हो गया, बढ़ने लगा। इनमें व्यापार में तेजी आई। विभिन्न देशों में भी व्यापार का विस्तार हुआ और तरह तरह के सामानों का आदान प्रदान होने लगा। तो जितने भी देश थे, अनेक प्रकार के देश थे, तो उनमें भी व्यापारों का विस्तार जो है होने लगा और तरह तरह के अलग अलग प्रकार के सामानों का जो है आदान प्रदान एक देश से दूसरे देश में होने लगा। जैसे कि एक देश ये हो गया, दूसरा देश ये हो गया, तो एक यहाँ से कोई वस्तु इसको दे रहा है, ये कोई वस्तु इसको दे रहा है, तो इस प्रकार से एक दूसरे के बीच जो है आदान प्रदान होने लगा। और ये सिर्फ एक देश या दो देश की बात नहीं थी, बल्कि जितने भी देश थे उनकी बात थी। अनेक प्रकार विभिन्न देशों के बीच जो है व्यापार बढ़ रहा था। व्यापार के विकास के साथ साथ तीनों महाद्वीप में शहरीकरण बढ़ा, जिससे नए शहर बसे और पुराने शहरों का विस्तार हुआ। तो जैसे जैसे क्या हुआ, व्यापार बढ़ने लगा, तो उसके साथ ही जो महाद्वीप थे उनमें क्या हुआ, शहरीकरण बढ़ा। शहरीकरण मतलब नए नए जो शहर हैं वो बसने लगे और जितने भी पुराने शहर थे उनका विस्तार होने लगा, वो जो है फैलने लगे। जैसे कि कोई ये जो है नया शहर बना, अब जो पुराने शहर था वो बढ़ने लगा, फिर से बढ़ने लगा, और जो नए नए शहरों का जो विकास है वो फिर से होने लगा। तो इसी को बोला गया है शहरीकरण। अब इसके कई परिणाम हुए। तो क्या हुआ, व्यापार हुआ, शहरीकरण बढ़ा, लोग एक दूसरे से व्यापार करने लगे, नए नए शहर बनते गए, पुराने शहर का विस्तार होते गया। तो इन सभी चीज़ों का परिणाम क्या हुआ कि धनी व्यापारियों वर्ग का उदय हुआ। धनी जो पैसे वाले जो व्यापारी वर्ग थे उसका उपयोग मतलब उनका जो वर्ग है वो उभर कर के है सामने आता है। देशों के बीच लोगों का आवागमन बढ़ा, जिससे विचारों का आदान प्रदान भी होने लगा। अब व्यापार करने के लिए एक देश से दूसरे देश तो जाना ही पड़ेगा। तो जब एक देश से दूसरे देश जो लोग हैं वो आते जाते रहते थे, तो इनके बीच जो है व्यापार मतलब उनके विचारों का, उनके धर्म का भी क्या होने लगा, आदान प्रदान होने लगा। जैसे कि ये पहला देश हो गया, ये दूसरा देश हो गया। अब आप यहाँ से यहाँ जाओगे तो अपने धर्म के बारे में, अपने विचारों के बारे में इस देश वाले को बताओगे। अब ये देश वाले हम यहाँ आ गए हमारे देश में, तो अपने धर्म के बारे में, अपने विचारों के बारे में हमको बताएगा। तो ठीक इसी प्रकार से क्या होने लगा कि विचारों का भी आदान प्रदान होने लगा। नए नए आविष्कार हुए और तकनीकों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या हुआ, फैलाव हुआ। तो इसी बीच क्या होता है, नए नए आविष्कार भी होने लगते हैं। और जो तकनीकें थी वो भी क्योंकि इस समय जो है सभी लोग क्या जान गए थे, विज्ञान और उसके खोजों के बारे में पूरी तरह से जान चुके थे। तो नए नए आविष्कार भी होने लगे, और कितने में, 1300 से 1700 के बीच। और इस समय जो तकनीकें थी वो भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर इसका फैलाव होने लगता है, ये जो है फैलने लगते हैं। यूरोप व भारत के शहरों में एक महत्वपूर्ण अंतर था। तो चलिए देखते हैं क्या अंतर। हम बात करने वाले हैं यूरोप और भारत के शहरों के बीच अंतर के बारे में। यूरोप में कई शहर ऐसे थे जिन्हें स्वा क्या था स्वायत्तता प्राप्त थी, और वे राजाओं के हस्तक्षेप के बिना स्वतंत्र रूप से अपना शासन चला सकते थे। तो यूरोप के जितने भी शहर थे उसमें क्या हुआ कि इनको राजाओं के हस्तक्षेप के बिना ये खुद से अपना क्या चला सकते थे, शासन चला सकते थे। यानी कि इनमें राजाओं का कोई भी रोल नहीं था। कहाँ, यूरोप के जितने भी शहर थे उनमें, मतलब लोग अपने द्वारा ही शासन किया करते थे, राजाओं का इनमें कोई भी रोल नहीं था। शहर के व्यापारियों और कारीगरों के संगठन मिलकर शहर के कामकाज को संभालते थे। तो जितने भी शहर में काम होते थे उसको कौन संभालते थे, शहर के व्यापारी और जितने भी कारीगर के संगठन थे वो मिलकर के शहर का कामकाज जितने भी संभालते थे। और राजाओं का इनमें कोई भी महत्वपूर्ण मतलब स्थान नहीं होता था। पूरा का पूरा जो शासन है वो कौन चलाता था, स्वतंत्र रूप से अपना जो जनता है वो चलाया करते थे। ऐसे शहर में कुछ हद तक लोकतंत्र और गणतंत्र की भावनाएं विकसित हो पाई। तो ऐसे जो शहर थे जिनमें जो शासन है वो कौन चलाते थे, व्यक्ति लोग चलाते थे। तो ऐसे शहरों में जो है लोकतंत्र और गणतंत्र की भी स्थापना जो है होने लगती है, विकसित ये जो है होने लगते हैं। अब ऐसे शहर थे जनेवा और क्या थे, इटली। तो फ्लोरेंस है, ये क्या है, दोनों इटली में हैं। और क्या था, हॉलैंड, ये इसमें जो है लोकतंत्र और गणतंत्र, इनकी जो स्थापना है, इनका जो विकास है वो हमको दिखाई देता है। अब आता है भारत की बात। तो भारत में सूरत
आगरा, विजयनगर जैसे बड़े शहरों का विकास हुआ, लेकिन उन पर राजाओं या उनके सामंतों का ही क्या था, वर्चस्व बना हुआ था। हमने क्या पढ़ा, यूरोप में तो लोग खुद से अपना क्या करते थे, शासन करते थे, लेकिन भारत में वैसा नहीं था। भारत में कहाँ, सूरत हो गया, आगरा हो गया, विजयनगरम, ये जो विजयनगर, जो बड़े बड़े शहर थे उसका विकास तो हुआ, लेकिन उनका जो डोर था, मतलब उनका जो शासन था वो राजाओं का था या फिर उनके सामंतों का। मतलब पूरी तरह समझ सकते हैं कि शासन जो है राजा ही किया करते थे, लेकिन यूरोप में वैसा नहीं था। यूरोप में लोगों द्वारा शासन किया जाता था। सेकंड नंबर पर आता है केंद्रीकृत राज्य। तो चलिए पढ़ते हैं केंद्रीकृत राज्य क्या होता है। आई होप इतने तक आप समझ चुके हैं। तो इसी बीच इन देशों में शक्तिशाली राज्य बनने लगे। अभी इसी बीच यानी कि 1300 से कितना, 1750 तक, आपको याद रखना है सन 1750 तक। तो इसी बीच जो है, जो देश थे उनमें शक्तिशाली जो राज्य हैं वो भी इनमें विकसित होने लगते हैं। शक्तिशाली राज्य, ताकतवर राज्य भी बनने लगते हैं। भारत में विजयनगर साम्राज्य, मुगल साम्राज्य आदि बने। तो इसी बीच जो राज्य थे केंद्रीकृत राज्य, तो उसके अंतर्गत भारत में की यदि बात की जाए तो उसमें विजयनगर साम्राज्य बन गया, मुगल साम्राज्य भी आदि इत्यादि जो साम्राज्य है वो बनने लगे। ईरान में सफ़वीद साम्राज्य और तुर्की में ऑटोमान साम्राज्य ये जो है बनने लगता है। यूरोप में भी कई शक्तिशाली राज्यों की स्थापना हुई, जिनमें फ्रांस, स्पेन व इंग्लैंड के अलावा इटली के कई छोटे राज्य भी शामिल थे। तो पूरा का पूरा बात क्या है कि नए नए जो शक्तिशाली राज्य हैं उनका विकास होने लगता है केंद्रीकृत राज्य के अंतर्गत। आमतौर पर इनके शासक बहुत क्या थे, महत्वाकांक्षी थे, और वे राज्य का अंदर काफ़ी शक्तिशाली जो है केंद्रीकरण कर रहे थे। तो जो इन राज्यों पर शासन करते थे, जो शासक थे, वो बहुत ही क्या थे, महत्वाकांक्षी थे, और वे राज्य के अंदर क्या करते थे, शक्ति का केंद्रीकरण कर रहे थे। मतलब शक्ति को उसका केंद्रीकरण जो है किया करते थे। अर्थात क्या है कि एक राजा या बादशाह के हाथों में सत्ता, अधिकार और धन इकट्ठा होने लगा था। मतलब केंद्रीकरण का क्या अर्थ है कि कोई भी एक राजा हो गया तो उसी के पास जो है उसका, उस राज्य का क्या था, डोर था, यानी कि उसके हाथों में सत्ता थी, उसका अधिकार भी था और धन भी उसके पास इकट्ठा होने लगा था। तो इसी को बोला गया केंद्रीकरण और इसी को कहा जाता है केंद्रीकृत राज्य। चूँकि इन राज्यों में आर्थिक और राजनैतिक शक्ति बादशाहों के हाथों में क्या थी, केंद्रित थी, इसे क्या बोला गया, केंद्रीकृत राज्य कहते हैं। तो वो मैंने पहले भी बताया कि केंद्रीकृत राज्य किसे बोला गया कि इनका जो बागडोर है राज्यों का, उसका जो डोर है वो किसके हाथों में था, राजाओं के पास था। और इनका आर्थिक और राजनैतिक शक्ति जो है बादशाहों के हाथों में क्या थी, केंद्रित थी, राजाओं के हाथों में केंद्रित थी, यानी कि पूरा जो शासन है, वो सत्ता है, वो इन्हीं के हाथों में थी। तो इसी कारण से इसको क्या बोला गया, केंद्रीकृत राज्य इसको बोला गया। आई होप आप समझ चुके होंगे। अब इस काल से पहले जमींदार, सामंत आदि स्वायत्त रूप से शासन चलाते थे, लेकिन इससे पहले क्या होता था कि जब जो है राजाओं के हाथ में ये जो सत्ता नहीं था, अधिकार नहीं था, तो उससे पहले जो जमींदार होते थे, जो सामंत इत्यादि होते थे, वो अपना जो है शासन चलाते थे। अब इनके अधिकारों को कम कर दिया गया और पूरी तरह से या फिर इनको समाप्त कर दिया गया। लेकिन जैसे ही क्या हुआ कि केंद्रीकृत राज्य जो है बनने लगे, तो पूरी तरह से जो जमींदार और जो सामंत इत्यादि जो शासन चलाते थे उनको पूरी तरह से क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। अब तीसरे नंबर पर आता है शहरी मध्यम वर्ग का उभरना। हम जो है अभी क्या पढ़ रहे हैं कि 1300 से 1700 के बीच क्या, 1750 के बीच क्या क्या हुआ, इसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो अब तीसरे नंबर पर क्या है, शहरी मध्यम वर्ग का उभरना। मध्यम वर्ग जो है उभर कर आता है, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। व्यापार और शहरों के विकास तथा केंद्रीकृत राज्यों के विकास का एक परिणाम यह हुआ कि इन देशों में एक नया मध्यम वर्ग उभर करके आया। हम पहले क्या पढ़े, पहले व्यापार और शहरों का जो है विकास हुआ था। अब सेकंड में क्या पढ़े कि केंद्रीकृत राज्य भी बनने लगे। अब इन दोनों का क्या परिणाम हुआ कि जो देशों में जो है एक नया मध्यम वर्ग उभर करके सामने आता है। इसमें व्यापारी, धनी कारीगर, मुंशी, लिपिक, वकील, पेशेवर, कलाकार, कवि, लेखक आदि सम्मिलित थे। तो जो मध्यम वर्ग उभर कर आया उसके अंतर्गत कौन कौन आते थे, मध्यम वर्ग के अंतर्गत व्यापारी हो गया, धनी कारीगर हो गए, मुंशी हो गए,
लिपिक हो गए, वकील हो गए, पेशेवर जो कलाकार हो गए, कवि हो गए, लेखक हो गए। तो ये सभी लोग जो है मध्यम वर्ग में उभर करके आए जब जो है व्यापार और शहरीकरण और केंद्रीकृत राज्य जो है बनने लगे। अब क्या होता है कि शहरीकरण और राज्यों के विकास के कारण जो नए नए काम उभरे, जैसे कि हिसाब किताब रखना, प्रशासन, कर वसूली, न्यायीकरण कार्य, राज्यों के बीच जो है दूध का काम आदि, तो उन्हें करने वाले लोग भी इसी वर्ग में शामिल थे। अब क्या हुआ कि जब जो है शहरीकरण बढ़ा, राज्यों का भी विकास हुआ, तो इन सभी चीज़ों के लिए क्या करना है, हिसाब किताब तो रखना भी ज़रूरी है, उन पर शासन भी करना ज़रूरी है, उनसे कर भी वसूलना है, और राज्यों के बीच जो है कोई भी बात हो गया तो उसके लिए दूध भी चाहिए। तो इनमें भी सभी कौन थे, मध्यम वर्ग के ही लोग शामिल थे। समझ चुके होंगे। चलिए, तो क्या होता है, इसी नए मध्यम वर्ग के लोग लगातार आर्थिक तंगी में रहते थे और अच्छी नौकरी की खोज में दूर दूर दराज तक जो है राज्यों में जा कर के तैयार होते थे। तो ये जो मध्यम वर्ग के लोग थे वो क्या करते थे, अपनी नौकरी पाने के लिए जो है दूर दराज के राज्यों में भी अपना चले जाते थे नौकरी पाने के लिए। अब इस तरह बड़े क्षेत्र में विचरण करने के कारण इन्हें क्या बोला जो है, यह जो वर्ग है वो समालोचनात्मक दृष्टि से रखता था और तत्कालिक धर्मगुरु या शासन की आलोचना करने से कतराता नहीं था। तो मध्यम वर्ग था वो क्या करता था, दूर दूर जो है राज्यों में जा कर के घूमता था, और इस कारण से ये जो है धर्मगुरु जितने भी होते थे, जितने भी राजा बादशाह, जितने भी शासक होते थे, उनकी आलोचना करने से ये जो है नहीं घबराते थे। यानी कि ये जो है पूरी तरह सबकी आलोचना कर देते थे, क्या सही है क्या गलत है वो सब बता देते थे। कौन, मध्यम वर्ग के। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस मध्यम वर्ग के बनने में शिक्षा का क्या था, बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। तो जो मध्यम वर्ग का विकास हुआ, मध्यम वर्ग बना, उसमें शिक्षा जो है महत्वपूर्ण स्थान अपना निभा रहा था। यानी कि मध्यम वर्ग के बनने में शिक्षा का क्या था, बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था। उन्हें न केवल साक्षर होना जरूरी था, बल्कि अपने कामों को प्रभावी तरीके से करने के लिए व्यापक साहित्य शिक्षा भी क्या थी, जरूरी थी। मध्यम वर्ग के लोगों को साक्षर होना ही जरूरी नहीं था, बल्कि क्या था कि जो भी वो काम कर रहे हैं उसको प्रभावी तरीके से करना, और उसके लिए व्यापक साहित्य की शिक्षा भी इनको जरूरी होती थी मध्यम वर्ग के लिए। यूरोप में यह शिक्षा ग्रीक और लैटिन भाषा के प्राचीन साहित्य के अध्ययन से भारत में फारसी और संस्कृत साहित्य के अध्ययन के माध्यम से मिल सकती थी। तो यूरोप में यदि हम इसकी बात करें तो जो शिक्षा थी वो ग्रीक और लैटिन भाषा में दी जाती थी, और यदि भारत की बात करें तो ये जो फारसी और संस्कृत जो भाषा है उसके माध्यम से शिक्षा दी जाती थी। रोचक बात यह थी कि कई भाषाएं, प्राचीन रचनाएं जैसे यूनान के अरस्तु और प्लेटो का साहित्य तथा भारत का पंचतंत्र व गणित के ग्रंथ विभिन्न भाषाओं में अनुवाद करके पढ़े गए। तो जब जो है शिक्षा का प्रसार होता है तो यहाँ पर जो है अनेक प्रकार के रचनाएं भी होने लगती है, जैसे कि यूनान का अरस्तु और प्लेटो का क्या साहित्य, और भारत का जो पंचतंत्र है उसका, और गणित के जो जितने भी ग्रंथ थे उसका अनेक प्रकार के भाषाओं में क्या होने लगा, अनुवाद होने लगा। तो जो लोग थे वो अपनी अपनी भाषा में इसका अनुवाद करते थे और उसको पढ़ लेते थे। भारत में मुगल काल में प्राचीन संस्कृत ग्रंथों जैसे रामायण, महाभारत, उपनिषद आदि का अनुवाद अरबी और फारसी भाषाओं में किया गया। जैसे कि हम कोई भी साउथ वगैरह का पिक्चर देखते हैं तो उसको हिंदी में क्या किया जाता है, उसको डब किया जाता है। तो ठीक इसी प्रकार से जितने भी जो हमारे भारत में ग्रंथ थे जैसे कि रामायण, महाभारत, उपनिषद, इन सभी चीज़ों का जो है अलग अलग, इन सभी को अलग अलग भाषाओं में जो है अनुवाद करके जो है लोग पढ़ा करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूरोप और भारत में जो मध्यम वर्ग उभरा उनमें कई समानताओं के बावजूद कुछ महत्वपूर्ण अंतर थे। तो यूरोप और भारत में जो है मध्यम वर्ग तो उभरा, लेकिन इनमें समानताएं थी, लेकिन इसके बावजूद क्या था, इनमें अंतर भी था। एक तो यह था वर्ग कि भारत में वर्ग कुछ विशेष जातियों तक सीमित था, जैसे कायस्थ, क्षत्रिय या ब्राह्मण, जबकि यूरोप में इस वर्ग में विविध समूहों व वर्गों के लोग सम्मिलित थे। तो इनमें क्या अंतर था, भारत और जो यूरोप में क्या हुआ मध्यम वर्ग उभरा, तो उसमें अंतर क्या था कि भारत में जो मध्यम वर्ग उभरा उभरा उसमें जो है विशेष जाति के ही लोग शामिल शामिल थे, जैसे कायस्थ हो गया, क्षत्रिय हो गया और ब्राह्मण।
लेकिन जो यूरोप था उसमें जब मध्यम वर्ग का विकास होता है तो उसमें सभी वर्ग के लोग इसमें शामिल होते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण अंतर क्या है कि भारतीय मध्यम वर्ग ने गणित या विज्ञान का अध्ययन में रुचि कम दिखाई, जबकि यूरोप में इसको महत्वपूर्ण माना गया। तो सोच सकते हैं कि जब जो है इसमें दूसरा अंतर क्या था कि भारत में गणित और जो विज्ञान था उसके अध्ययन में जो है लोग बहुत ही कम रुचि दिखाते थे, लेकिन जो यूरोप थे वो इसको अध्ययन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान अपने जीवन में देते थे। तो इस प्रकार से क्या था, शहरीकरण में मध्यम वर्ग का उभरना यहाँ पर हम उन्हें देख लिया। आई होप आप इतने तक समझ चुके होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने मित्रों के साथ ज़रूर इसको शेयर कर दीजिएगा। और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।